अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज एक हमारे बड़े दरीना दोस्त जो हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और बड़ी बड़े राज उनके सीने में दफन है और कभी कभी कुछ ना कुछ वो खोल देते हैं। देखते हैं आज वो कुछ राजों से पर्दा उठाते हैं कि नहीं। मेरा मतलब जो है अहमद जवाद साहब से है। और वो कहते हैं ना कि पीटीआई वाले तो कभी इनको कहते होंगे कभी हम तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना हो। तो अहमद जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? जी मुबशर भाई, हम तो आपके पुराने फैन हैं, बड़ी मेहरबानी आपके सर। आपके फॉलोअर हैं। थैंक यू सर। और लेकिन आप जो है ना, जो जो राजों की बात कर रहे हैं ना, आप मुझे लगता है कि वो जो कल परसों जो एक वाकया हुआ है ना, आप चाह रहे हैं कि उसके बाद अगला वाकया मेरे साथ हो उस पे आते हैं। अभी हम अल्लाह ना करे कि किसी के साथ हो ऐसा वाकया। जाए। पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं, मुझसे बड़े लोग पूछ रहे हैं कि जी अहमद जवाद नाखुश थे पीटीआई में, तो ठीक है नाखुश थे, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्यों ज्वाइन कर ली उन्होंने? जी देखें, इस तरह के सवालात बिल्कुल मुझे भी आए हैं। देखें, बात यह है कि जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कई दफा कि मैंने क्यों छोड़ी। और एक पॉलिटिकल कैरियर जाहिर है कि 18-20 साल एक बनाया, उस कैरियर को अब आपने जारी रखना है तो आप किस जमात से उसको जारी रख सकते हैं, या कोई आप अपनी पार्टी बना लें। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में जो है कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के आप कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया ऐसा, लेकिन ये है कि इतना कोई आसान काम नहीं है वो। और उसके बाद दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी जो है, उसके साथ मुझे इसलिए एक थोड़ी सी अलाइनमेंट जो नजर आती है वो ये है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के हवाले से अगर आप देखें तो इस मुल्क में जितने भी विजन जो डेवलपमेंट के आए हैं वो पीएमएलएन की क़यादत की तरफ से आए हैं। चाहे वो मोटरवेज का है, अर्ली 90s में हम भी बड़ी जवाद तनकीद साहब, उसके ऊपर ये वही विजन है ना जिसमें मैं और आप मिलकर हम इसमें करप्शन निकाला करते थे। जी, करप्शन भी निकालते थे और तनकीद भी करते थे कि ये जीटी रोड बाय द पे वे मैं पैसे अभी भी लगाने निकाल रहा चाहिए। हूँ। देखिए, मैं ये कहता रहता था कि हमें ये पैसे जीटी रोड पे लगाने चाहिए थे, सड़कों पे, तालीम पे, सेहत पे। ये तो हमारा नैरेटिव था ना। लेकिन आज आप देखें कि 15, 20, 30 साल जब गुजर जाते हैं तो पता ये चलता है कि इस मुल्क की तरक्की का जो वे फॉरवर्ड है वो यही मोटरवेज और यही फ्लाईओवर्स और यही अंडरपास और इंफ्रास्ट्रक्चर इसको। डेवलपमेंट है। जी, और ये अडॉप्ट करना पड़ा पीटीआई को भी, कि हम भी यही कहते थे ना कि ये तालीम में करें तो सेहत में करें, ये पैसे जो है इधर लगा रहे हैं। लेकिन आज अगर आप सीपैक देखें तो वो सारा कुछ यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही मुल्क जो बनते हैं उसी के ऊपर कोई बुनियादें आप रख सकते हैं। तो एक तो ये फ्रैंकली स्पीकिंग जो चीज जिसमें आप आगे देखें तो मेट्रो का प्रोजेक्ट भी है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप भी बाहर की दुनिया में जाते रहते हैं। आप जितने मर्जी फ्लाईओवर अंडरपास बना लें, जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं बनाएंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हो सकेगी। क्योंकि जितने आप फ्लाईओवर्स बनाएंगे और जितने अंडरपास बनाएंगे और ट्रैफिक हो जाएगी। हाँ, ये लेकिन तो इसका हालत ये है सलूशन, कि इवन दुबई को बनाना पड़ गया रैपिड मैस ट्रांजिट सिस्टम इतना बड़ा। जी, मतलब है ही नहीं सोल्यूशन दुनिया में कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक विजन था जिसमें बहुत तनकीद की। मैं उस तनकीद में शामिल हूं, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखे जी कि ये तो बड़ा ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब चलें, एहसास होता है। अब आपको एहसास हो गया, अच्छी बात है। लेकिन ये आपने जिक्र किया था मोहसिन बेग के मामले को, कैसे देखते हैं? ये हुकूमत और मोहसिन बेग के बीच में इख्तलाफात कहां पे पैदा हुए? देखिए मुबशर साहब, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं तो खुद इस चीज के ऊपर इस तरह से कंफ्यूज हूं कि अगर एक किताब जो पाकिस्तान में छप भी सकती है, बिक भी सकती है, खरीदी भी जा सकती है, पढ़ी भी जा सकती है, इंटरनेट के ऊपर भी चढ़ सकती है, तो जब उसका रेफरेंस अगर किसी प्रोग्राम के अंदर दिया जाता है, अगरचे मैं नहीं दूंगा, मैं उसका रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तो वो किताब पढ़ी भी नहीं। लेकिन ये सवाल एक ज़हन में जरूर आता है कि जब आप उस किताब के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन कहीं पे नजर नहीं आती, लेकिन अगर किसी ने उसका जिक्र कर दिया तो आधे घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होने के बाद आप एक शख्स के घर के अंदर आप दाखिल होते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। अगर बात यह है कि सोशल मीडिया कंपेन या मीडिया के ऊपर कोई नाजेबा अल्फाज किसी ने इस्तेमाल किए हैं,
तो मुबश्शिर भाई आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि कलसूम नवाज की बीमारी के हवाले से जो पीटीआई ने नैरेटिव क्रिएट किया था, जिस तरह से उसका मजाक उड़ाया गया था, या मरियम नवाज के खिलाफ जो है अली मीन गंडापुर या दूसरी लीडरशिप जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करती है, या इवन रेहाम खान जो उनकी एक्स वाइफ हैं उनके बारे में शेख रशीद साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, या और भी सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन क्यों कि इन सब पे नाजेबा अल्फाज या सोशल मीडिया कंपेन की इजाजत है, और अगर ये प्राइम मिनिस्टर हैं या मुराद सईद साहब हैं या फर्स्ट लेडी हैं, उनके ऊपर जब नाजेबा अल्फाज या तनकीद, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, किसी पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि आपने तो कहा था कि इंसाफ और जो है वो सबके लिए एक जैसा होगा, तो फिर ये क्या हुआ कि आपके ऊपर जब बात आती है तो कानून हरकत में आ जाता है और इतनी तेजी से आता है कि उसकी गैर मामूली स्पीड जो है वो शायद पाकिस्तान में हमने कभी देखी ना हो। लेकिन दूसरे जो मामलात हैं सारे, आज आपने कहा था कि राजों से मैं कुछ पर्दा हटाऊं, तो चले मैं आपको राज तो नहीं, आज एक ब्रेकिंग न्यूज मैं दे देता हूं आपको कि मैंने आज की तारीख में मुबश्शिर भाई अपनी दरखास्त दायर कर दी है DGFIA को, और मैंने इसको पाकिस्तान के तमाम अदारों को कॉपी किया है, प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट को भी, और तमाम मुतलका अदारे जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। मैंने उसमें अपने बारे में मैंने 32 पेजेस के स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, जिसमें मेरे साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई के, चाहे वो उनकी टीम है, चाहे उनके वॉलंटियर्स हैं, चाहे उनके सपोर्टर्स हैं, मैंने सिर्फ 5% ऑफ टोटल जो मेरे ऊपर हुआ अटैक उसका मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट 32 पेज बने हैं उसके, वो मैंने साथ भेजे हैं। और मेरा DGFIA से ये दरख्वास्त मैंने की है कि मैंने ये देखा है कि आपने नाजेबा अल्फाज या सोशल मीडिया कंपेन के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो ये बंदा जो है ये भी तो पिछले 2 महीने से ये भुगत रहा है कि इसके तो छोड़े सर, आपके ऊपर जो भी हो रहा है ना वो तो जायज हो रहा है, क्योंकि आपने पीटीआई को चैलेंज कैसे कर दिया, छोड़ कैसे दिया, वो तो जायज हो रहा है जो भी आपके ऊपर हो रहा है। ये मुझे बताएं कि ये अब आप आ गए नून लीग में, तहरीक अदम एतमाद के हिसाब से आपके पास क्या इत्तलात है? देखें, मैं इत्तलात तो इसलिए मेरे पास कोई खास नहीं है कि मैं एक बिल्कुल नया नोवारिद हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता अभी, लेकिन मैं जब ज्वाइन करने गया था वहां पे मैंने जो माहौल देखा था, लोगों का आना जाना, उससे मुझे एक चीज तो अंदाजा हो गई कि पीटीआई के लोग धड़ाधड़ जो हैं वो मॉडल टाउन लाहौर में चक्कर लगा रहे हैं और वहां पे अपने आने के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। अब जाहिर है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका मसला टिकटों का है और कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, जो कि मेरा नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ जो है वो एक कार खैर के लिए, एक नजरिए के पीछे या मुल्क की खिदमत के चक्कर में सियासत जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं उन्होंने जाहिर है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से वो बातचीत करते हैं कि हमारी टिकट जो है वो महफूज होगी कि नहीं होगी। अब इसमें जाहिर है कि PMLN के लिए ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, उनका अपना भी एक वहां पे उम्मीदवार है, एक आना चाहता है, अब किसको वादा करें और किसको ना करें, तो ये मुख्तलिफ वहां पे चैलेंजेस मुझे नजर आए। लेकिन एक माहौल जरूर मुझे नजर आया कि जो पीटीआई के अंदर से लोग अब PMLN की तरफ चल पड़े हैं, वहां पे लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं और इंटरव्यूज शुरू हो गए हैं और बातचीत शुरू हो गई है। तो ये एक आने वाले वक्त के बारे में एक माहौल की निशानदेही तो करता है, चाहे आप इसको पब्लिक पल्स कहें या इसको लोगों की अपनी कोई असेसमेंट कहें, लेकिन एक मुझे जो नजर आ रहा है कि एक एनवायरनमेंट जो है वो बन रही है। तो आपके ख्याल में पीटीआई की सफों में थरथली मची हुई है इस वक्त? जी बहुत ज्यादा, मैं समझता हूं कि नर्वसनेस बहुत ज्यादा है, और बल्कि मोनस अलाई ने भी जब वो कहा कि खान साहब तगड़े अंदाज से घबराना नहीं है कहने, अब वो तगड़े का लफ्ज इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि अब सारी कौम को पता है कि जब आप कहते हैं घबराना नहीं तो इसका मतलब ही ये होता है कि घबराना है। तो इस दफा वो कहा गया कि तगड़े अंदाज से कहिएगा ताकि लोगों को यकीन आ जाए। तो वो यकीन तो मुझे ना मोनस अलाई में नजर आ रहा था, ना मुझे वहां पे प्राइम मिनिस्टर या उनकी टीम में नजर आ रहा था। और फिर जिस तरीके से भी वजारतों को देने के लिए उन्होंने जो एक बातचीत हो रही है, उससे अंदाजा हो रहा है कि काफी मुश्किलात का शिकार हैं।
लेकिन देखें असल चीज यही है, और वो शायद खाकान अब्बासी ने भी यही बात कही थी कि जिस दिन बैसाखियां हट जाएंगी उस दिन पीटीआई की हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। अब ये बैसाखियों वाला ज्यादा चक्कर है, अब वो मेरे से ज्यादा आप उसको जानते हैं कि वो कब इसके बारे में जो है यार आप तो देखे ना इंफॉर्मेशन के किंग रहे हैं तहरीक इंसाफ में। आप तो गुरु रहे हैं इंफॉर्मेशन के, और आप तो स्पोक्स पर्सन रहे हैं उस पार्टी के। तो अब मुझे आप अंदर की बात बताएं, आपके ख्याल में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी या नहीं होगी? अच्छा मुबशर भाई, इस दफा तो मुझे ऐसा लगता है कि कामयाब हो जाएगी। और ये कब तक होगी? ज्यादा नहीं खींचा जा सकता इसको मुबशर भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना इसमें सरप्राइजेस जो है ना हर एक ने अपने अपने जिसे कहते हैं ना कि बैग में रखे हुए हैं। तो ये सस्पेंस ज्यादा देर नहीं रह सकता, क्योंकि इस सस्पेंस के पीछे बहुत ज्यादा थ्रिल और बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ये आप बस समझें कि एक किस्म का कदम ले लिए उन्होंने, मुखालिफ सिमत में चल रहे हैं। अब देखें आपके ख्याल में काफी टूटेगी और असर डालेगी कि जहांगीर तरीन ग्रुप असर डालेगा? आपकी सोच क्या कहती है? देखें जहांगीर तरीन ग्रुप के ज्यादा मुझे लग रहे हैं असर, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन ग्रुप कभी भी इन आइसोलेशन नहीं आएगा। उसमें प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, और वो हर चीज की यकीन दहानी होने के बाद उनको जब एश्योरेंस हो जाएगी कि बाकी भी आ रहे हैं, तो ये एश्योरेंस कब होगी और कौन करेगा? मुझे लग रहा है कि मुबशर भाई एश्योरेंस हो गई है, लेकिन ये है कि इसको जो है ना जाहिर नहीं होने दिया जा रहा, खुफिया रखा जा रहा है इसको, ताकि क्योंकि आपको पता है कि अगर ये चीज कंफर्म हो गई इस हुकूमत के लिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक तो एक्शंस जो हैं, प्रीएम्प्टिव एक्शंस जो हैं उनके पास भी हैं। वो क्या? देखें वो प्रिवेंटिव जो एक्शंस आपको भी पता है, लेकिन आप मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। जाहिर है कि उसमें एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है वो भी एक चीज है। नए आर्मी चीफ के हवाले से अगरचे अभी इसमें बहुत टाइम है, लेकिन उसके बारे में भी स्पेकुलेशन है। तो जाहिर है कि ये चीजें कुछ, फिर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे कि मैंने असेंबलियां डिसॉल्व कर देनी है, तो वो भी एक प्रीएम्प्टिव एक्शन हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर में इतनी हिम्मत है कि वो असेंबलीज डिसॉल्व कर दे? मेरा नहीं ख्याल है। तो फिर आपने इस पर डिस्कस क्या करना फिर उसको? नहीं, लेकिन ये है कि देखें अब डेस्परेशन में तो फिर बहुत कुछ होता है ना। आप अगर जब यकीन हो गया कि ये होने लगा है हमारे साथ, तो फिर तो एक डेस्परेशन वाली सिचुएशन है ना। डेस्परेशन में तो फिर इंसान के पास जो एक दो उसके पास कार्ड होते हैं वही खेलते हैं। जब ये होना होता है ना, तो लास्ट मोमेंट तक यकीन दहानी होती है कि नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, जब भी ऐसा हो रहा तो वो फिक्र ना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, लास्ट में मुझे ये बताएं, मैंने सुना है बड़े सहाफियों की लिस्टें बन रही हैं, वीलॉगर्स की, यूट्यूबर्स की, कि जिनको अब गिरफ्तार करना है मोहसिन बेग के बाद। मैंने ये मीडिया से खबर सुनी है, और इसीलिए जो है अगर मेरा भी इस लिस्ट में नाम है तो फिर ख्याल रखिएगा हमारा भी, अगर हमारे साथ आप हम खुद कैसे ख्याल रखें? हम अपने नाम चेक कर रहे हैं सारे लोग उसमें। एक पहली लिस्ट में था, उधर से बचत हुई है, तो अब देखते हैं इस लिस्ट में है कि नहीं है। लेकिन वेरी क्विकली अगर इसी तरह मीडिया के ऊपर और ये क्लैम्प डाउन होता रहा, और तो फिर हम फाटक से कैसे निकलेंगे? हम मजीद फंस जाएंगे उसमें। तो देखिए मुबशर भाई, आपको भी पता है कि इस वक्त हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से हमारी रेटिंग है, जिस तरह करप्शन में हम 140 पे पहुंच गए हैं, तो उसमें भी हम 150 से ऊपर चले गए हुए हैं। और ये कोई हमारे लिए कोई अच्छे इंडिकेटर्स तो नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे वो फैटफ हो या एक अदरवाइज हमारे मुल्क का जो एक इमेज है, जिसकी बुनियाद के ऊपर कभी आपको यूरोपियन यूनियन से कंसेशंस चाहिए होती हैं, कभी आपको वर्ल्ड बैंक से, कभी IMF से, कभी अमेरिका से। तो वो सारी कंसेशंस का जो है दारोमदार कुछ इसी किस्म की चीज़ों के ऊपर होता है। और अगर हम इसी किस्म की जो है
अपने आप को डिस्क्रेडिट करते रहेंगे मीडिया के हवाले से, तो हम अपने लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट हो चुके हैं मीडिया की आजादी के हवाले से। मैं खुद भी ये समझता हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि मुशर्रफ के दौर में इतनी ज्यादा सख्ती हुई है जितनी कि इस दौर में हुई है। राइट, अहमद जवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने अहमद जवाद साहब की बातें, आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर लिखें कमेंट्स में। अगली बार हम इनको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे और आपके सवाल इनके आगे रखेंगे और जवाब लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।